तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 37 तक क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक है, और 38 और 39 मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों से ये क्वेश्चंस ना हुए हों, तो मैं आज इन्हीं क्वेश्चन से अपनी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो 38 और 39 क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई 38th क्वेश्चन से अपनी स्टार्टिंग करेंगे। एक बार पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में जो टर्म्स दी गई हैं पहले उनको ऑब्जर्व करते हैं। न्यूमरेटर में हमें 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log टू द बेस e 10, ठीक है, ये हमें दिया गया है यहाँ पे। तो फोकस करना सबसे पहले यहाँ पे 10x की पावर 9 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नोट करते हैं एक बार, ठीक है। तो 10x की पावर 9 और प्लस में क्या था 10 की पावर x log टू द बेस e की पावर कितना था भाई, नहीं log टू द बेस e 10 है वो। तो ये यहां पे इस तरीके से 10, और डिनोमिनेटर में क्या टर्म्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। डिनोमिनेटर की टर्म्स भी मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x की पावर 10 और प्लस 10 की पावर x, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक तरीके से 1 मार्क्स में आएगा एग्जाम में अगर आएगा तो, ठीक है। लेकिन सॉल्व तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, तभी हमें सही ऑप्शन पता चल पाएगा। तो भाई यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इतना समझ में आएगा कि अगर आप x की पावर 10 को टीलेट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 10 इंटू एक्स की पावर 9 होगा, जो कि आपको न्यूमरेटर में दिख रहा होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म यही है आपकी 10 इंटू एक्स की पावर 9, ठीक है ना, यही है ना फर्स्ट टर्म जो आपको यहाँ पे दिख रही है 10 इंटू एक्स की पावर 9। और ऐसे ही अगर आप जो 10 की पावर x आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है 10 की पावर x, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी, ये जो न्यूमरेटर में आपको ये वाली टर्म दिख रही है, ठीक है। ये कैसे आएगी मैं आपको अभी करके बताता हूं, ठीक है। देखते हैं ध्यान से। कुछ बच्चों का आंसर तो निकल गया होगा, लेकिन जिनका आंसर नहीं आया है वो ध्यान से देखना भाई। लेट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है 10 की पावर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल्स टू t, ठीक है, मैंने टी लेट कर लिया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान देना। x की पावर 10 का डेरिवेटिव तो सभी को आता होगा, x की पावर n का डेरिवेटिव जो होता था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 10 की पावर x माइनस 9 हो गया। यहां पे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां पे होगी भाई, 10 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा ये चीज फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये लॉगरिथम के बिना सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमारा पावर में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो हमें लॉगरिथम लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो 10 की पावर x है इसको मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे यहां पे मैं अलग से इसको सॉल्व करूंगा। मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं इसको लेट कर लेता हूं y इक्वल्स टू 10 की पावर x, ठीक है। और वही हमारे सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग करते थे। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो y लेट कर लिया और उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू क्या होगा, log y इक्वल्स टू हो जाएगा log 10 की पावर x। उसके बाद log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। log x की पावर n क्या होता था, n log x, तो ध्यान देना x इंटू लॉग 10 आ गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देंगे। तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx आएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये डिफरेंशिएशन होगा। राइट हैंड साइड पे ध्यान देना, ये जो log 10 है ये कांस्टेंट है। log 10 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ ना एक। इसका मतलब वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है ना, सिर्फ x, उसके अलावा तो कोई वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब यहां पे प्रोडक्ट रूल वगैरह मत लगा देना, गलती मत कर देना, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपली हमें x का डेरिवेटिव करना है जो कि 1 होगा, और 1 इंटू log 10 ही आएगा। ये तो log 10 ही आएगा ना, ये तो log 10 ही आएगा। आगे देखते हैं भाई आगे क्या होगा। तो भाई ध्यान देना यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, ये y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। y उधर जाके अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y log 10 हो जाएगा, y log 10 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि थी 10 की पावर x, तो 10 की पावर x log 10, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब एक चीज देखना, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ना, वहां पे आपको ये टर्म थोड़ी इस तरीके से दी गई है। यहाँ पे आपको 10 की पावर x log टू द बेस e 10 दिया गया, आपको log टू द बेस e। अब मुझे पता नहीं आप में से किसी बच्चे को याद है कि नहीं है, लेकिन log e की वैल्यू 1 होती है। मैंने आपको पढ़ाया था log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है log e की वैल्यू, ठीक है, log e की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर x log टू द बेस e10, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? देखो ऐसे लिखने से होगा क्या, ये इस पे फोकस करना, इस पे फोकस करना आप, ठीक है, ये वाली टर्म पे। ये जो log टू द बेस e10 है, क्या इसको मैं log 10 अपॉन log e लिख सकता हूं? मैंने आपको लिखना सिखाया ना, इस तरह की टर्म को ऐसे लिखा जाता है, log टू द बेस e10 को log 10 बाय log e लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो log e है, इसकी वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा ना, log e की वैल्यू तो 1 होती है, मैंने अभी भी बताया था, तो log 10 अपॉन 1। तो अल्टीमेटली ये जो टर्म है ये log 10 के बराबर हुई कि नहीं हुई, ये log 10 के बराबर हो गई ना। तो इसका मतलब ये देखो ये log 10 था, तो log 10 की जगह मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ, आ जाते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन एज इट इज था, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा भाई जो हमने अभी निकाला 10 की पावर x log टू द बेस e10, और इक्वल्स टू में क्या आएगा, dt बाई डी एक्स। अब dx की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log टू द बेस e10, ठीक है, ये आ गया। तो यहां पे भाई सब्सटीट्यूशन शुरू कर देते हैं, देखना भाई ध्यान से देखना। सबसे पहले जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको तो वैसे का वैसे एज इट इज लिख दूंगा, 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log टू द बेस e10, और अपॉन में ये जो पूरी टर्म थी इसको तो मैंने t लेट कर लिया ना, तो इसकी जगह t आ गया। और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, dt अपॉन क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 10 इंटू एक्स की पावर 9 होगी, और प्लस में 10 की पावर x log टू द बेस e10, यही आएगा, देख लो ध्यान से, यही तो निकाला था, ठीक है। अब ये वाली टर्म से ये वाली टर्म तो कैंसल आउट हो गई यहाँ पे, ठीक है, कट गई है, ठीक है। अब क्या क्या बच गया उसको लिख लेते हैं जरा यहाँ पे। तो ये हमारे पास 1/t dt हो गया, और 1/t की इंटीग्रेशन आप सभी को अच्छे से पता है log t होती है, log t, तो log t, और अब इंटीग्रेशन हो गई है तो प्लस c भी लगा देते हैं यहाँ पे। t की वैल्यू को एक बार मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, t की वैल्यू क्या होगी भाई, t की वैल्यू हमने जो t लेट किया था ये रहा भाई, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ठीक है, ये थी हमारी t की वैल्यू। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं t की वैल्यू को, तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, और प्लस में क्या आ गया, c आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, बस इतना सा क्वेश्चन था ये, तो ज़्यादा टफ नहीं है भाई, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने वाली बात है, और ये आपको अच्छे से मुझे लग रहा है कि भाई समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं भाई कौन सा था, ऑप्शन कौन सा था, ये मेरे ख्याल से ये रहा, ठीक है, डी वाला, ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, log 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस c, ठीक है, ये हमारा आंसर एकदम सही था। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 39th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 39th क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, हो सकता है काफी बच्चों से ना हुआ हो। इसमें हमें इंटीग्रेट क्या करना है भाई, इंटीग्रेट हमें करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूं जरा 39th क्वेश्चन, चलो जी।
तो स्टार्ट करते हैं 39 और क्वेश्चन को एक बार मैं जरा यहां पे नोट कर लेता हूं। नोट करते हैं, 1 मिनट। ये था हमारा, ऊपर तो ऐसे dx दिया हुआ था और नीचे क्या दिया हुआ था, साइन स्क्वेयर एक्स था शायद, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स, और यहाँ पे dx था। नहीं, dx तो अंदर आ गया ना, उसने वैसे लिख दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से दिया हुआ था। एक बार मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, देखो, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है। अब एक चीज देखना ध्यान से, अरे ये मैं कौन से पेज पे चला गया, काफी स्टार्टिंग में चला गया ये तो मैं। ये लो जी, ये था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। अब देखना, इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से देखना। ठीक है, फोकस करना पूरा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मुझे बताना जरा। मैं ऊपर यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स, और ये dx यहाँ पे लिख दिया मैंने। मतलब वो जो dx ऐसे अंदर करके लिखा हुआ था उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, 1 लिख दिया ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऊपर जो 1 लिखा है ना, उसकी जगह मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है ना। तो इसका मतलब मैं 1 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं मतलब 1 की जगह क्या लिख दूंगा न्यूमरेटर में? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो भाई, यहां पे ऊपर लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में अपनी वही टर्म पूरी एज इट इज आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे dx आ गया। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इसको एक बार मैं साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिख दूंगा, एक बार मैं कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे लिख दूंगा। देखो इस तरीके से, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और बीच में प्लस एज इट इज, और यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी एक बार लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देखना, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे बचा क्या है भाई? यहाँ पे बचा है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या बचा है अपने पास? यहाँ पे हमारे पास बचा है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। 1 मिनट रुकेंगे भाई, कॉल आया। हेलो, अरे फालतू के कॉल आते रहते हैं। चलो जी, तो ये आपको समझ में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये जो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। ये 1 मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। अब भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो दोनों की इंटीग्रेशन में अलग अलग सोच सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? 10x होती है। इंटीग्रेशन तो याद ही होगी ना, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? 10x होती है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और प्लस सी आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गई है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई। मतलब ये भी क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ज्यादा इंटीग्रेशन इजी बनता जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तो ये न्यू चीजें लगेंगी आपको, लेकिन बाद में आपको ये आसान लगने लग जाएगा। तो आपका जो आंसर था वो बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो भाई ये अपना कंप्लीट हो गई है अब 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, काफी ज्यादा मैंने टाइम लगा दिया इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में, क्योंकि बच्चे बोलते हैं भाई इंटीग्रेशन समझ नहीं आता। तो इंटीग्रेशन समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि भगा के कोर्स करा दिया जाता है, तो समझ में कहां से आएगा? धीरे धीरे समझ में आएगा ना सब कुछ।
अब भाई आगे बढ़ते हैं, आगे अब 7.3 हमारी एक्सरसाइज आज शुरू होने जा रही है, ठीक है। 7.3 एक्सरसाइज जो है ये फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, इसमें काफी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, जैसे कि हम लोग 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ते थे, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 से अपनी स्टार्टिंग करूंगा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसके बाद हमें ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट से, जो कि cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है हमारी, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होती है भाई, देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भाई, एग्जाम्पल नंबर तो है ये 7, तो ये मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 7, और फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसमें कि हम cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करने वाले हैं। cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। अब भाई cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी, कि देखो अगर सिर्फ cos x की इंटीग्रेशन करनी होती, सिर्फ cos x की इंटीग्रेशन मान लो अगर मुझे यहाँ पे करनी होती, तो ये तो मैं इजीली, 1 मिनट रुक जाओ यार, ये क्या हो रहा है, चलो जी। तो देखो अगर मुझे सिर्फ cos x की इंटीग्रेशन करनी होती, अगर मैं ये सवाल आपको देता, तो ये तो आप बड़ा इजीली बता देते भाई कि cos x जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, cos x, sin x का डेरिवेटिव होता है, तो cos x की इंटीग्रेशन हो गई sin x प्लस c, ये तो आप इजीली बता देते। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पावर में ना यहाँ पे 2 आ गया है, स्क्वायर आ गया है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है पावर के अंदर, ठीक है। ये स्क्वायर की वजह से पंगा हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे है ना फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स का कुछ फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, जिससे कि ये जो टर्म है ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए और मैं उसका इंटीग्रेशन इजीली कर पाऊं, ठीक है। तो मुझे एक फॉर्मूला के थ्रू इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर मैं जो है इसको आगे जो है कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे cos स्क्वायर एक्स के ना काफी सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। नहीं काफी सारे तो नहीं, वैसे एक ही फॉर्मूला हमारे पास अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हमने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, हाफ एंगल फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल्स टू क्या होता था, 1 प्लस cos x, ये सबको याद होगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता था, 1 प्लस cos x होता था। अब यहाँ पे देखो ये 1 था तो यहाँ पे हाफ था, मैंने आपको समझाया था ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे 1x होता, अगर यहाँ पे 4x होता तो यहाँ पे 2x होता। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, 11th क्लास में समझा था हमने ये। अब इसी चीज का मैं यूज करूंगा, देखो मैं फॉर्मूला बनाता हूं यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का, कैसे बनेगा देखो, 2 तो एज इट इज, और cos स्क्वायर एक्स बाय 2 की जगह मैं cos स्क्वायर एक्स लिख देता हूं। तो अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में cos 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको, डबल हो गया, यहाँ पे हाफ था तो यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 2x हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये निकल गई भाई अपनी वैल्यू, ये निकल गई अपनी वैल्यू, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं, यहां पे मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा भाई, ध्यान देना, ठीक है, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा। तो मतलब ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें पहले फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि नॉर्मली वो क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन भी नहीं हो पा रहा। देखो मैं समझाता हूँ, चैप्टर का ना फ्लो समझो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन का तरीका समझा था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन था वो, ठीक है। मतलब हमें एक टर्म दी होती थी, हमें डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन याद होता था, हम लिख देते थे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा पंगा नहीं था। जो 7.1 एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन का नाम उसको दिया गया था, इंटीग्रेशन बाय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन तो पढ़ लिया था, फिर आया सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या था, हम एक टर्म को टी लेट कर लेते थे, उसका डेरिवेटिव जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता था, वो कैंसिल हो जाता था और हमारा जो है आंसर निकलता था, ठीक है, आगे जाके। तो वहां पे हम सब्सटीट्यूशन मेथड अडॉप्ट करते थे। अगर इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगता था तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ना तो इंस्पेक्शन मेथड लग रहा है, डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन याद नहीं है मुझे cos स्क्वायर एक्स की, ना तो यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूशन मेथड लग रहा है। मैं किसको टी लेट करूं, एक ही तो टर्म है cos स्क्वायर एक्स, किसको टी लेट करूं, तो टी लेट भी नहीं कर सकता, एक ही टर्म है यहाँ पे। तो मतलब ना तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड लगा, ना तो यहाँ पे हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड लगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन की जाएगी, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में इसको क्या नाम दिया गया है, इस तरह की इंटीग्रेशन को मैं एक बार दिखाता हूं आपको।
हाँ ठीक, ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब वही फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेट करना, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेट करना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मतलब जहाँ पे हमारा इंस्पेक्शन मेथड भी फेल हो जाएगा और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फेल हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। जब भी आपके सामने कोई फंक्शन आएगा ना इंटीग्रेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू उसका इंटीग्रेशन सोचना है। इंस्पेक्शन मेथड नहीं आता माइंड में, इंस्पेक्शन मेथड क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जो हमें डायरेक्टली याद होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ये सब डायरेक्टली जो आपको याद होता है, ठीक है, वो आपका हो गया डायरेक्ट मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। अगर इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू इंटीग्रेशन नहीं हो पाता तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए दिमाग लगाना है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो पाता तो फिर आपको यहां पे आ जाना है फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन। आपको फॉर्मूला के थ्रू उस टर्म को सिंप्लीफाई करके देखना है। तो देखो भाई यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो ये जो 1/2 है इसको तो मैं बाहर ले लेता हूं, क्योंकि ये तो हमारा क्या होता है, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो ये 1/2 तो ऐसे करके बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस 2x। देखो कितना सिंपल हो गया। अब यहां पे दो अलग अलग टर्म है, देखो बीच में प्लस का साइन है ना, तो दो अलग अलग टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने के बारे में सोचूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मैं यहां पे ब्रैकेट लगाऊंगा, ध्यान देना 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स होती है, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा, नहीं साइन थीटा सॉरी, प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन थीटा, क्योंकि देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होगी, ठीक है। तो प्लस साइन थीटा, थीटा की जगह 2x आ गया, और जो थीटा होता है ना उसका डेरिवेटिव अपॉन में आता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है जो कि अपॉन में आ गया, और यहां पे आ गया प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हमारी हो गई। अब ये 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा x/2 प्लस साइन 2x/4 और प्लस क्या हो गया c, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है फर्स्ट पार्ट की इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर ली है एग्जांपल नंबर 7 की। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन है कंप्लीटली, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया हमने, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं किया। हाँ, इस स्टेप के बाद आके देखो इंस्पेक्शन मेथड लग गया, इस स्टेप के बाद आके इंस्पेक्शन मेथड लग गया, क्योंकि हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता थी इन टर्म्स की। तो मतलब यहाँ पे, और इंस्पेक्शन मेथड तो आपका सब्स्टिट्यूशन में भी लग जाता है ना, एक टाइम के बाद आप जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जब टर्म्स सिंप्लीफाई हो जाती है तो फिर आप उसको इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू ही तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी। तो इंस्पेक्शन मेथड तो इसका मतलब जो है वो आपका हर क्वेश्चन में ही अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई सेकंड टर्म की तरफ, ठीक है। सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे होगी भाई, ध्यान देना थोड़ा सा। सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन किस तरीके से होगी, साइन 2x कॉस 3x की इंटीग्रेशन यहाँ पे मुझे करनी है, साइन 2x कॉस 3x। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं भाई सेकंड टर्म, तो यहां पे आ गया भाई साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस 3x। अब देखो इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, देख के पता चल गया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी नहीं है। आप किसको टी लेट करोगे, सोचो, किसी को टी लेट करने से कोई फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं है। यहाँ पे देखो थीटा दोनों का अलग है, साइन का थीटा 2x है, कॉस का थीटा जो है वो 3x है। अगर थीटा सेम होता ना तो फिर भी फायदा था, फिर भी मैं इसको किसी एक टर्म को टी लेट कर लेता यहाँ पे, बट यहाँ पे थीटा भी हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है, थीटा भी अलग अलग है इसका मतलब, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे तो फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा मुझे। अब भाई यहाँ पे ना इसको देख के मुझे एक फॉर्मूला याद आता है, देखो कौन सा फॉर्मूला याद आता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x cos x का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 11th क्लास में। क्या फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला होता था sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो, और अगर याद नहीं है तो ये फॉर्मूलाज आप लोग जो है वो याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, ये आपको जो है इस एक्सरसाइज के अंदर काफी काम आएंगे। एक काम करूंगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक लिस्ट बनवा दूंगा वो 11th क्लास के फॉर्मूलाज की। वैसे लिस्ट का कोई फायदा होता नहीं है, फॉर्मूलाज जो है वो प्रैक्टिस कर करके ही याद होंगे, ठीक है, लिस्ट का कोई फायदा होता नहीं है, लिस्ट ये चीटिंग करने के काम आती है बस, ठीक है। फॉर्मूला जब याद नहीं होगा तो वहां पे जाके देख लोगे,
ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कर करके ही आपको जो है ये चीज़ें याद होने वाली हैं, लिस्ट का कोई बेनिफिट इतना खास नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो साइन एक्स कॉस एक्स है इसको तो मैं इधर का इधर रख रहा हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, और वो जो 2 था ना वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे करके, ये 1/2 बन जाएगा और बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ध्यान देना इस पे। ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा साइन एक्स कॉस वाई का, कॉस वाई था यहाँ पे यार, साइन एक्स कॉस वाई था, वो मैंने एक्स ही लिख दिया। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला था ये। ठीक है, थीटा अलग अलग होता है, एक्स और वाई, ठीक है, सेम नहीं होता। तो यही फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला बना दिया मैंने, 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई मुझे दिया गया है, तो इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई, मतलब 2x प्लस 3x तो 5x हो गया ना, और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। एक काम करते हैं, मैं पूरा डिटेल में ही लिखता हूं चलो, किसी को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई और प्लस यहां पे हो गया साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखना ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ये 1/2 तो एज इट इज आएगा, और इंटीग्रेशन का साइन भी तो लगाना था यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, साइन 5x प्लस साइन माइनस एक्स और यहाँ पे dx। एक काम करते हैं, जो 1/2 है इसको बाहर ले लेते हैं, तो कांस्टेंट है हमारा, है ना, कॉफिशिएंट है ये। तो बाकी जो टर्म्स बची हैं वो देखो क्या है, साइन 5x तो एज इट इज। अब साइन माइनस थीटा जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, याद है ना ये आपको, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। और अब इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, डायरेक्टली आप इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो भाई ध्यान से, ये 1/2 तो एज इट इज, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 5x, और 5x का डेरिवेटिव अपॉन में आ जाएगा जो कि होता है 5। ऐसे ही साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन मतलब प्लस कॉस x, और x का डेरिवेटिव अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे प्लस c आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं ये 1/2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस कॉस 5x अपॉन 10 प्लस 1/2 या फिर कॉस x बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे और ज्यादा भी सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, बट मैं यहाँ पे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी आंसर एकदम ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी मैं एलसीएम वगैरह लेके ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बट मैं नहीं लूंगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे सी के साथ भी फिर जो है मल्टीप्लाई में कुछ नंबर आ जाएगा अगर मैं एलसीएम लूंगा तो। ठीक है, इसलिए मैं वो पंगा फालतू में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक ये आंसर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये अपना जो था, ये भी अपना सेकेंड पार्ट भी मतलब जो है वो हो गया है, और मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब भाई आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। साइन क्यूब एक्स का मुझे जो है इंटीग्रेशन करना है, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देख लो भाई, थर्ड पार्ट साइन क्यूब एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। भाई साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 3 थीटा। किसी को फॉर्मूला याद है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ऐसे करके एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां से मैं साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, देखो ध्यान से कैसे निकलेगी साइन क्यूब एक्स की वैल्यू।
भाई साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली जो टर्म है ये उधर जाके अपोजिट साइड में पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा अपोजिट साइड में ले जाके, तो देखो ध्यान से देखना, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, और ये वाली टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं उधर ले जाऊंगा, ये नेगेटिव हो जाएगी वहां पे जाके, तो ये वाला 3 साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और माइनस साइन 3x इधर आके माइनस इस तरीके से हो गया। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ये लो जी, ये हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा और आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्यूब एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब ये जो 1/4 है ये तो हमारा कॉफिशिएंट है, इसको तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, है ना। तो 1/4 तो मैं बाहर ले लूंगा, तो अंदर क्या क्या बचेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और यहाँ पे dx। अब किसका फोन आया, तो चलो जी यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखते हैं भाई ध्यान से आगे, अब इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1/4 तो देखो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, 3 हमारा कॉफिशिएंट है, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 3 कॉस एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही माइनस साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस साइन थीटा की इंटीग्रेशन होगी प्लस कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव अपॉन में आएगा तो 3x का डेरिवेटिव होता है 3, और प्लस में आ गया c। अब क्या करना है भाई, अब कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3/4 cos x, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/12 cos 3x प्लस c, ठीक है। मैं यहाँ पे ये 1 की जगह सीधा इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके मैं cos 3x भी लिख सकता था न्यूमरेटर में, ठीक है ना, जैसे कि मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको करके यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, माइनस 3/4 cos x प्लस cos 3x/12 प्लस c, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब क्वेश्चंस में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मेनली यहाँ पे आपको मतलब क्या होना चाहिए, फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। अगर मतलब फॉर्मूला आता होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं आता होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको जो है रहेगी, और ये प्रॉब्लम भी आपकी प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हालांकि एक और तरीके से भी किया जा सकता है, देखो इसको मैं अल्टरनेटिवली मैं आपको करके बताता हूँ। अल्टरनेटिवली एक और तरीका है भाई इस सवाल को करने का, क्या तरीका है वो देख लेना। इस सवाल को मैं एक बार दोबारा कर रहा हूँ, ये जो साइन क्यूब एक्स था, साइन क्यूब एक्स ही था ना ये, हाँ ठीक है। तो देखो इसको करने का तो एक और तरीका है, यहाँ पे क्या तरीका है देखो ध्यान से, मैं साइन क्यूब एक्स को इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो साइन क्यूब एक्स को तोड़ के लिख देते हैं ऐसे करके, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये साइन एक्स वैसे क्या वैसे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब हो सकता है अपना काम इजी, कैसे हो सकता है देखो ध्यान से, अब अपना काम इजी हो सकता है, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, अब सब्सटीट्यूशन मेथड से हो सकता है, ठीक है। लेट करके मैं अब कॉस एक्स को टी लेट कर लेता हूँ, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, डी एक्स की वैल्यू निकल गई डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। मतलब ये वाला क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन मेथड से भी हो पा रहा है, ठीक है। बट पहले फॉर्मूला तो अप्लाई करके सिंप्लीफाई तो आपको थोड़ा सा करना ही पड़ा, ठीक है, उसके बाद ही सब्सटीट्यूशन मेथड लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपका जो है सब्सटीट्यूशन मेथड भी लग रहा है, और वो जो फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो भी अप्लाई हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में ये जो साइन एक्स था वो एज इट इज रहेगा, और डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स हो जाएगी। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, और ये जो माइनस था ना ये बाहर लिख देता हूँ मैं, ठीक है,
क्योंकि ये जो माइनस है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये -1 बाहर आ गया और अंदर बचा 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। अब मैं चाहूं तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने से देखो क्या होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने से ये जो टी स्क्वेयर था ये प्लस का हो जाएगा और वो जो 1 था वो माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से। अब इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगी और प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो कि cos x थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 माइनस cos x प्लस सी। हालांकि दोनों ही तरीके से आपका आंसर अलग आ रहा है, ठीक है। देखो ये वाले तरीके से आपका आंसर अलग आ रहा था, ये वाले तरीके से आपका आंसर जो है वो एकदम अलग आ रहा है, लेकिन दोनों के दोनों तरीके एकदम सही है, दोनों के दोनों तरीके जो है वो करेक्ट है एकदम, ठीक है। तो ये हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 7 अपना कंप्लीट किया है, तीनों के तीनों पार्ट्स हमारे हो गए हैं यहाँ पे। और अब आगे बढ़ते हैं भाई जो अपनी एक्सरसाइज है 7.3 उसकी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे ना काफी सारे क्वेश्चंस तो देखो आप कर पाएंगे खुद से, तो आप ट्राई करना, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, और उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ठीक है, 9th क्वेश्चन, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जो खुद से आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बस अभी इतना ही करो, ठीक है। मैं मतलब आज इतना ही करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा, मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा चीज़ों को, नहीं तो आपको जो है समझ में नहीं आएंगी बातें। तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, ये आपके होमवर्क है। इनमें से जो जो क्वेश्चंस नहीं होंगे प्लीज़ मुझे बता देना। सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, मैंने इजी क्वेश्चंस छाट के यहाँ पे मार्क कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इनमें से वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे ही नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है बाकी के क्वेश्चंस करने में आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए इतना ही करो, ठीक है। इतना सफिशिएंट है, ठीक है, हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इतना करने में। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, जो जो डाउट आएगा मुझे बताना है ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में वो कवर कर लूँ, ठीक है। तो प्लीज़ होमवर्क टाइम पे करना, नहीं तो फिर मैं डाउट भी नेक्स्ट क्लास में नहीं ले पाऊंगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी ना थोड़ी सी। तो आज की क्लास में यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बना रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी क्लासेस अकाउंट्स की मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना। अदरवाइज इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि जो समझ में नहीं आता। हाँ, प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, पुराने जो एक्सरसाइजेस हमने की हुई हैं ऑलरेडी उनकी भी, मतलब फर्स्ट बुक की भी प्रैक्टिस करते रहना। ये ना हो कि फर्स्ट बुक छोड़ दो सेकंड बुक के चक्कर में, ठीक है। 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 4th चैप्टर, 3rd चैप्टर, ये जो चैप्टर्स थे इनकी प्रैक्टिस प्लीज करते रहना, खासकर 6th चैप्टर की। 6.5 के क्वेश्चंस करके देखना, मुझे लगता है आते नहीं होंगे आप लोगों को, ठीक है। कुछ बच्चे जो अच्छे से रेगुलरली प्रैक्टिस करते होंगे उनको तो आते होंगे, बाकी बच्चों से नहीं हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस बेस्ड है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना रिटेन रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस स्किल्स लगते हैं। बस आपने कितना प्रैक्टिस किया, आपको कितना रिटेन रह रहा है, मेमोरी कितनी है। यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक नहीं होगी इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे नॉलेज चेक नहीं होगी, यहाँ पे बस आपके जो है मेमोरी स्किल्स चेक होंगे, कितना मेमोरी है, कितना आपको रिटेन रह पाती है बातें। और रिटेन उसी को रहेंगी जो प्रैक्टिस करेगा बार बार, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार टाइम देना है। टाइम ही जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा, अगर टाइम नहीं दोगे तो पंगा ही पंगा है, ठीक है। तो ये इतना आज मैं कवर कर रहा हूँ, खत्म करते हैं यहाँ पे हमारी क्लास। और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं जो आपके डाउट्स होंगे वो और प्लस 7.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, इजी एक्सरसाइज है। तो बाय बाय भाई, टाटा।